महाराष्ट्र में एक गांव था जहां कमला अपनी बेटी करिश्मा के साथ रहती थी। कमला काजू की खेती करती थी। उसके खेतों के काजू पैक होकर मुल्क और बैरूने में जाते थे। कमला का मकान गांव में सबसे बड़ा था। रकम जायदाद होने के बावजूद भी कमला के अंदर जरा भी गुरूर नहीं था। वो हर बरस ठंड में जरूरतमंदों को कपड़ों की बख्शीश देती और खाने की दावतें दिया करती थी। अम्मी, हम इतने दौलतमंद कैसे हुए? क्या आपको कोई सोने का खजाना मिल गया था? नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू और दादा जान बहुत ही मेहनतकश किसान थे। उन्होंने बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ काजू की काश्तकारी करके काजू उगाए थे और दौलत जायदाद हासिल की। इसीलिए हमें अपनी दौलत या जायदाद पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अम्मी, हम हर बरस इतना सारा खाना क्यों तकसीम करते हैं? बेटा, दौलत जमा करने से ज्यादा उसके सदके में सुकून मिलता है। जब तुम माशाअल्लाह बड़ी हो जाओगी तो इस बात को खुद ही समझ जाओगी। कमला से रश्क करने वालों की गांव में कमी नहीं थी। गांव में बनवारी नाम का एक किसान रहता था जो अपने खेत में गन्ना उगाता था। जनाब, इस दफा गन्ने की फसल कुछ कम रही। उधर काजू की खेती देखो कितनी उम्दा हुई है। दोनों माँ बेटी खुदा जाने इतने पैसों का क्या करेंगी। तुम उनसे रश्क क्यों करते हो? अभी परसों ही पूरे गांव को दावत दी थी उन्होंने। कमला अच्छी खातून है। ये खैरात वरात सब बेकार की बात है। माँ बेटी ने बहुत दौलत छिपा कर रखी हुई है। उधर कमला अपनी गाड़ी से अपने घर लौट रही थी। सड़क पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा था। गाड़ी का एक पहिया गड्ढे में चला गया और गंदे पानी के कुछ छींटे बनवारी के कपड़ों पर गिर गए। कमला ने फौरन गाड़ी रोकी और बनवारी से माफी मांगी। माफ करना बनवारी भाईजान, मेरा गड्ढे पर तवज्जो नहीं गया। कोई बात नहीं। कमला जब गुजर गई तो बनवारी ने अपने दोस्त से कहा, जब तक मैं इससे इंतकाम नहीं ले लूंगा तब तक मैं अपने कपड़ों पर से ये दाग नहीं हटाऊंगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो? उसने तुमसे माफी मांगी है, इस तरह नाराज मत हो। तुम चुप रहो और अपने घर निकलो। बनवारी नदी पार तन्हा पसंद आमिल को जानता था। वो आमिल जादुई अमल जानता था। बनवारी आमिल से बोला, हमारे गांव में कमला नाम की एक खातून रहती है। मुझे उसकी काजू की खेती को बर्बाद करना है। मेरा स्याह पानी ले जाओ। जिस खेत में डालोगे उसकी मिट्टी नमकीन हो जाएगी और नमकीन मिट्टी में काजू की फसल नहीं होती। बनवारी आमिल का स्याह पानी लेकर कमला के खेत में गया और उसने पूरे खेत में स्याह पानी बिखेर दिया। अगले ही दिन आमिल के स्याह पानी का असर दिखाई दिया और अगले ही दिन काजू के पेड़ सूखकर स्याह हो गए। करिश्मा खेत पर गई तो उसने पेड़ों का हश्र देखा। उसने अपनी अम्मी से सारी बात का जिक्र किया। पेड़ कैसे सूख सकते हैं? जरूर किसी शख्स ने मिट्टी में कुछ मिलाया होगा। कमला ने खेत पर पहुंचकर मिट्टी की जांच की। मिट्टी में नमक की मिलावट है। लगता है किसी ने कोई अमल किया है। हमारे इलाके में ऐसी मिट्टी कहीं पर भी नहीं मिलती। अब क्या होगा अम्मी? फिक्र ना करो बेटी, तुम्हारे अब्बू ने इंतकाल से पहले खेती पर एक किताब लिखी थी। कमला ने किताब में पढ़ा कि नमकीन मिट्टी में चंदन के दरख्त की बुआई की जा सकती है। अगले दिन उसने खेत में चंदन के दरख्त के बीज डाल दिए। कुछ महीनों के बाद चंदन के दरख्त बड़े बड़े हो गए, जिसे बेचकर कमला को काजू से भी दुगना मुनाफा हो गया। उसने गांव में बहुत बड़ी दावत की और जरूरतमंदों को सारा जरूरी सामान तकसीम किया। गांव में कमला की खूब तारीफ होने लगी थी। गांव वालों की जुबान से कमला की तारीफ सुनकर बनवारी की आंखों में खून उतर आया। वो फौरन ही गुस्से के आलम में आमिल के पास पहुंचा और उसने आमिल का गिरेबान पकड़ लिया। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पानी से कमला तबाह हो जाएगी, लेकिन वो तो दुगनी अमीर हो गई। मेरा गिरेबान छोड़ो, मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने काजू की खेती को तबाह करने को कहा था तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे क्या इल्म था
कि वो खेतों में चंदन के दरख्त लगा देगी और अमीर हो जाएगी। मेरे पैसे वापस करो। आमिल बनवारी के पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। आमिल अपनी फूंकी हुई राख बनवारी के ऊपर फेंक देता है और बनवारी आग की लपटों में जलकर राख हो जाता है। बहुत दूर दराज की बात है। एक कस्बे में डेजी और अप्रैल नाम की अपनी बीमार माँ के साथ दो बहनें रहती थी। अप्रैल मैं दूध दूह रही हूँ, तू जरा माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर ले। अप्रैल डेजी से छोटी थी। अप्रैल को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे हुक्म दे। डेजी मुझसे बड़ी है, इसलिए ज्यादा अम्मा बनती है, हर काम के लिए मुझे हुक्म देती है और खुद दूध दूहने के बहाने आंगन में बैठकर लड़कों को देखा करती है। अब ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मालूम नहीं कौन सी दवाई देनी है। क्या मुझे डेजी से पूछना चाहिए? नहीं, उस बेकार इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं। ये गुलाबी वाली गोली खिला देती हूँ, ये माँ ने बहुत दिनों से नहीं खाई है। अप्रैल अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है। गलत दवा खाने की वजह से माँ की तबीयत और नासाज हो जाती है। अप्रैल घबरा जाती है। डेजी जल्दी अंदर आओ, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। क्या हुआ? मैंने माँ को ये दवा खिलाई थी, फिर पता नहीं माँ को क्या हो गया। अरे अरे, तुमने ये क्या किया? माँ को गलत दवा खिला दी है तुमने। मैंने जानबूझ के नहीं किया है। रो मत मेरी बच्चियों, शायद मेरी किस्मत में आज का दिन ही आखिरी दिन है। वैसे भी मैं अपनी इस बीमारी से निजात पाना चाहती हूँ। मरने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। माँ डेजी और अप्रैल को एक संदूक निकाल कर देती है और मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको गलत दवा खिला दी। माँ आप वापस आ जाओ, माँ वापस आ जाओ। अब हम किसके सहारे जिएंगे? दोनों बहनें संदूक खोलकर देखती हैं। संदूक में 2 पोटलियां और एक खत था। डेजी खत पढ़ती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र अब शादी की हो गई है, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए सही लड़के की शिनाख्त कर सके। इस संदूक में 2 पोटलियां हैं जिनमें हीरे हैं। तुम दोनों वो हीरे लेकर सफर पर निकलना। क्योंकि तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए कई लोग तुम्हारे सामने शादी की बातें करेंगे, लेकिन किसी की शक्ल सूरत की वजह से तुम उससे शादी मत करना। शादी उसी से करना जो तुम्हें 1 हीरे के बदले 4 हीरे ला करके दे। डेजी और अप्रैल हीरे लेकर सफर पर निकल पड़ती हैं। जब वो सफर पे कुछ दूर पहुंची तो एक लड़का डेजी के करीब आकर बोला, हे खूबसूरत लड़की, मेरा नाम सुंदर है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? डेजी अपनी पोटली से एक हीरा निकाल कर देती है और कहती है, अगर तुम इस हीरे के दमखम पर 4 और हीरे लेकर इस पते पर लौट आए तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वो कुछ दूर सफर पर और चलते हैं तो एक घुड़सवार अप्रैल के पास आता है। ए हुस्न की मलिका, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दिलनशी कर दिया है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? हाँ कर सकती हूँ, मगर एक शर्त है, मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी। इसके बदले में तुम्हें 4 हीरे ला करके देने होंगे। जब 4 हीरे हो जाएंगे तो ये मेरे घर का पता है, यहाँ पर आ जाना। अप्रैल और डेजी की पोटली में 4 हीरे थे। वो सफर में आगे बढ़ते गए और शादी की दावत देने वाले लड़कों को अपनी पोटलियों में से एक एक हीरा तकसीम करते गए। जब उनकी पोटली के सारे हीरे खत्म हो गए तो वो दोनों घर लौट आए। तीसरे नंबर पर जो लड़का मिला था ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा होता कि मैंने उसी से शादी के लिए हामी भर दी होती। ये हीरो के चक्कर में हम किस मुसीबत में मुब्तला हो गए। सब्र करो अप्रैल, सब्र करो। हमें अपनी माँ पर एतबार करना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है हमारे हक के लिए बेहतर ही होगा। 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन डेजी और अप्रैल के पास कोई भी लड़का लौटकर नहीं आता। ऐसे हम कब तक मुंतजिर रहेंगे? इस तरह तो हमारी शादी की उम्र ही निकल जाएगी।
इतने अच्छे खूबसूरत लड़के मिले थे, मगर माँ की मंसूबाबंदी की वजह से सब हाथ से निकल गए। लड़के तो गए ही गए और हीरे भी चले गए। तुम परेशान मत हो अप्रैल, माँ ने तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा ही तसव्वुर किया होगा। अगर अगले 6 महीनों में कोई भी लड़का नहीं आता तो तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। कुछ दिनों बाद पीटर नाम का एक लड़का लौट आया जिसने डेजी को पसंद किया था। मैंने एक हीरे के दम पर 4 हीरे की कमाई कर ली है। डेजी की शादी हो जाती है। तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे कोई लेने नहीं आएगा। आएगा अप्रैल, थोड़ा सा सब्र करो। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना, क्या खुदा इतना ही सख्त दिल है? मैंने जिन लड़कों को हीरे दिए थे उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया। आखिरकार एक दिन जॉन नाम का एक लड़का आता है जिसने अप्रैल को पसंद किया था। तुम्हारे दिए एक हीरे को बेचकर मुझे जो पैसे मिले मैंने उन्हें अलग अलग काम के लिए निवेश किया और इतना पैसा कमाया कि आज मैं 4 नहीं बल्कि 10 हीरे लेकर वापस लौटा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों की माँ बहुत ही अक्लमंद रही होंगी। वो मुमताज की कुव्वत को जानती होंगी। इस तरह अप्रैल की भी शादी हो जाती है। देखा मेरी प्यारी छोटी बहन, माँ की अक्लमंदी की वजह से आज हमें इतने होशियार शौहर मिले हैं और हमारे हीरे भी वापस मिल गए। ठीक कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है।